जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। मैं हूं आपका एजुकेटर कमलाक्ष झा और ये ज्ञान सर का पेड कोर्स का लेक्चर है गाइस, करंट अफेयर्स का, जो आप देख रहे हैं। और जिन भी स्टूडेंट्स को ज्ञान सर के पेड कोर्स को ज्वाइन करना है, ये दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट करके ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर जीरो से लेकर सिलेक्शन तक की प्रॉपर सिविल सर्विसेज की तैयारी करवाई जाती है। दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करके बैच की इंफॉर्मेशन की जानकारी जो है वो ले लीजिए। और ये हमारे टेलीग्राम के चैनल्स और ग्रुप्स हैं जिनको आप ज्वाइन कर सकते हैं। इंस्टाग्राम के पेज को फॉलो कर लीजिएगा, यहाँ पर गवर्नमेंट एग्जामिनेशन से रिलेटेड अपडेट्स आपको मिल जाएंगी। और इसके अलावा ये सब टॉपिक्स हैं आज के, जिनको हम लोग एक एक करके डिटेल में कवर करने वाले हैं। और अभी तक आपने लाइक का बटन हिट नहीं किया तो लाइक का बटन जरूर हिट कर दीजिएगा। और गाइज आपको बता दें कि प्रॉपर अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो ज्ञान सर के पेड कोर्स को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। हमारे अभी बैचेस चल रहे हैं प्रीलिम्स और मेंस के लिए। जैसे आप देख सकते हैं यूपी पीसीएस, बीपीएससी, यूके पीएससी, आरओ, एआरओ, बीईओ, इन सब के बैचेस चल रहे हैं। यूपी एसएसएससी के पूरे एग्जामिनेशंस की तैयारी करवाई जाती है। और अभी स्पेशल बैचेस हरियाणा, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के लिए भी हमारे पास अवेलेबल है प्रीलिम्स के। तो इन दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करके आप बैचेस की इंफॉर्मेशन लेकर बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। गाइज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मनरेगा के टॉपिक को, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं चाहूंगा कि पहले आप पूरे टॉपिक को ध्यान से सुने, उसके बाद मैं आपको बता दूंगा कि आपको क्या चीज इस टॉपिक में एग्जामिनेशन के लिए नोट करनी है, क्या नहीं करनी। राइट। तो देखो, सबसे पहले तो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, यानी कि मनरेगा जिसको हम लोग कहते हैं, तो इसके बारे में हम बात करेंगे गाइज। ये स्कीम सिर्फ एक एम्प्लॉयमेंट स्कीम नहीं है, बल्कि जो हमारा रूरल इंडिया है, जो हमारा गांव है हमारे देश के, उसके लिए ये एक लाइफलाइन है। तो समझते हैं इस स्कीम की चुनौतियों के बारे में, क्या सुधार किया जाना चाहिए उसके बारे में, और इसका जो इंपॉर्टेंस है आपके सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से, उसको समझेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहले तो हम लोग न्यूज के बैकग्राउंड को जो है वो समझ लेते हैं कि क्या बोल रही है न्यूज। तो अभी हाल ही में पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन रूरल डेवलपमेंट, इन्होंने कुछ रिकमेंडेशंस दिए हैं मनरेगा में सुधार लाने के लिए। अब इसमें जिन मुद्दों के बारे में बात करी है, तो पहला मुद्दा जो था वो था इनएडिक्वेट वेजेस का। मतलब वेज इन्फ्लेशन के साथ मैच नहीं कर रही। मतलब जो सैलरी मिल रही है, जो हाथ में पैसा वेतन मिल रहा है मनरेगा के वर्कर्स को, तो वो मुद्रा फीसदी के हिसाब से पर्याप्त नहीं है, ठीक नहीं है, मैच नहीं कर पा रही है। फिर दूसरा इशू है डिलेड पेमेंट का। जो काम का पैसा है वो टाइम पर नहीं मिल रहा। और तीसरा है टेक्नोलॉजी ग्लिचेस का। आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम में प्रॉब्लम्स हैं। तो ये चुनौतियां जो है गाइज, ये कैसे इंपैक्ट करती हैं, और इसको सुधारने के लिए स्टैंडिंग कमेटी ने क्या रिकमेंडेशन दिए हैं, इसको आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। राइट। तो इसी चीज के बारे में हम लोग जो है वो डिटेल में चर्चा करेंगे। अब बात करेंगे मनरेगा के कुछ चुनौतियों, चैलेंजेस के बारे में। जैसे मैंने आपको बताया ना, पहला जो है वो वेज रेट और इन्फ्लेशन का है। मनरेगा के जो वेजेस हैं, जो हाथ में वेतन मिलता है, वो इन्फ्लेशन के साथ अपडेटेड नहीं होते। मतलब मुद्रा फीसदी के साथ उसको अपडेट नहीं किया जा रहा। काम करने के बाद भी गांव क्षेत्रों के वर्कर्स की परचेजिंग पावर लो है। दैट इज द इशू, पहला पॉइंट। दूसरा, लिमिटेड वर्क डेज। सिर्फ 100 दिन का काम गारंटी है, जो गांव क्षेत्रों के लिए काफी नहीं है। स्पेशली जब कभी पेंडेमिक जैसी सिचुएशन आ जाए या कभी कोई आपदा आ जाए, तो उस दौरान तो और पैसों की जरूरत है और काम की जरूरत है, बट ये तो सिर्फ 100 दिन की गारंटी दे रहा है। फिर तीसरा हम लोग को देखने को मिलता है कि आउटडेटेड परमिसेबल वर्क्स। ये स्कीम का करंट वर्क फ्लड प्रोटेक्शन या लैंड इरोजन जैसी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करते। यानी कि कहीं पर भी अब बाढ़ आ रही है, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए जो बैरियर्स लगाए जाते हैं, व्यवस्था की जाती है, तो उस पर ये काम नहीं हो रहा। यानी कि आज भी वो काम जो हो रहा है वो रोड बनाओ, घर बनाओ, कुएं बनाओ, उस टाइप के हो रहा है। तो इसमें भी जो एक्चुअल जिस चीज की नीड है समय के अकॉर्डिंग, उस तरीके के काम यहां पर नहीं हो रहा है। फिर डिलेड पेमेंट सबसे बड़ा इशू भैया। आधार रिलेटेड प्रॉब्लम्स की वजह से काम का पैसा लेट मिलता है। दैट इज द बिगेस्ट इशू। फिर अनएम्प्लॉयमेंट का इशू। जो लोगों को 15 दिन में काम नहीं मिलता, उन्हें अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस मिलना चाहिए अकॉर्डिंग टू स्कीम। क्योंकि स्कीम कहती है कि 15 दिन के अंदर अगर काम अलॉट नहीं होगा तो भी पैसा मिलना शुरू हो जाएगा। पर ये अलाउंसेस मोस्टली दिया ही नहीं जाता। फिर वीक सोशल ऑडिट हम लोग को देखने को मिलती है। ग्राम पंचायत में सोशल ऑडिट इरेगुलर है,
और अकाउंटेबिलिटी मेंटेन नहीं होती, कोई जवाबदेही नहीं है इसके लिए, कहां पैसा आया, कितना लगा, कितना काम हुआ, कोई जवाबदेही नहीं। ओम्बड्समैन की कमी, 715 पोजीशन में से सिर्फ 263 ओम्बड्समैन अपॉइंट हुए हैं। जो ओम्बड्समैन समझते हो ना, कि जिसके पास आप जाकर शिकायत कर सको, तो ऑब्वियस ही बात है कि आप किसी के पास जाकर शिकायत ही नहीं कर सकोगे तो पूरा मैकेनिज्म वीक हो जाएगा। तो ये पॉइंट्स हैं 7 जो आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखने हैं। अब बात करते हैं कि इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कैसे करना है। अब जो चुनौती होती है, मैंने आपको हमेशा बोला है, जो प्रॉब्लम्स है वही इसका सोल्यूशन है। अब पहला जो प्रॉब्लम जो थी, हमने देखा कि भाई जो वेतन मिल रहा है वो इन्फ्लेशन के साथ, मुद्रा फीसदी के साथ लिंक नहीं है। तो क्या करो, लिंक करो, बेस ईयर को अपडेट करना जरूरी है। अब दूसरी प्रॉब्लम हमने देखी थी कि भाई 100 दिन का ही काम की गारंटी मिल रही, तो 100 दिन को बढ़ाकर 150 दिन कर दो। तीसरी प्रॉब्लम देखने को मिली कि भाई काम जो हो रहा है वो सिर्फ वही घर बनाना, रोड बनाना, ये सब चल रहा है। नहीं भाई, इसके अंदर डिजास्टर मैनेजमेंट को भी शामिल करो, एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने वाले काम जो है वो इंक्लूड करो। फिर आधार के ऑल्टरनेटिव पेमेंट मेथड्स मेंटेन करना जरूरी है, ताकि पेमेंट्स में डिले ना हो, क्योंकि पेमेंट डिले की प्रॉब्लम थी, टेक्नोलॉजी की प्रॉब्लम थी, है ना। फिर एक प्रॉब्लम हमने देखी सोशल ऑडिट की प्रॉब्लम, कि प्रॉपर ऑडिटिंग नहीं हो रही है, तो अकाउंटेबल बनाओ, ट्रांसपेरेंसी इंश्योर करो, है ना। नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम का उपयोग जो है वो सिखाना चाहिए लोगों को, और ऑल्टरनेटिव अटेंडेंस मेथड जो है वो रखे जाएं। क्योंकि क्या होता है कि कई बार जो बायोमेट्रिक्स होते हैं ना वो काम नहीं करते, और एक मनरेगा के वर्कर्स के लिए तो वो भी लाया गया था, वो क्या बोलते हैं, स्मार्ट वॉचेस वगैरह, उनको ट्रैक करने के लिए, है ना। बट किसी को मिल रही है, किसी को नहीं मिल रही, और कई बार जो है वो लोगों में डर भी होता है, थोड़ी सी एजुकेशन की कमी के कारण डर रहता है कहीं ये पहना के हमारी जिंदगी कम ना कर दें। ऐसा मैंने खुद देखा है, मैं जब खुद मार्केट में जाता हूँ तो मैंने कई बार जो है वो लोगों को देखा है। इवन जैसे कि मेरी फैमिली की एक मोबाइल शॉप भी है, तो वहां पर जैसे जो लोग सिम खरीदते हैं, तो आजकल वो बायोमेट्रिक बेस्ड ऑथेंटिकेशन होने लगा है, कि आप सिम जब खरीदने जाते हैं तो आपको अपना अंगूठा लगाना है ना, बायोमेट्रिक होता है। तो वहां पर लोग लगाते हैं, उनको डर लगता है कि करंट ना लग जाए, हम मर ना जाए। रियली मैंने अपनी आंखों से देखा ये चीज है। तो सोचिए आप, तो अभी भी लोग एडवांस नहीं है, अभी भी लोग डरते हैं, और इस प्रकार की टेक्नोलॉजी के बारे में उनको सिखाना बहुत ज्यादा जरूरी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर हमने देखा भाई ओम्बड्समैन की पोस्ट खाली है इतनी सारी, तो भाई पोस्ट भरो, वैकेंसी को फिल करना जरूरी है, जिससे ग्रेवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म और स्ट्रांग हो, है ना। तो ये चीज है। अब बात करते हैं मनरेगा का इम्पैक्ट क्या है, और अब तक क्या ऑब्जर्वेशन हम लोग को जो है वो इसमें देखने को मिले हैं। वैसे तो मनरेगा के बारे में तो आप बेसिक जानकारी आपको पता ही है, यहां पर बस अभी सुन लो कि क्या ऑब्जर्वेशन है। देखो यार, एवरेज वेज वेज इंक्रीज, यानी कि वेतन में जो बढ़ोतरी हुई थी 2024-25 में, वो सिर्फ 28 रुपए प्रतिदिन हुई, जो बेसिकली जो बढ़ता हुआ लिविंग कॉस्ट है ना उसके कंपैरिजन में काफी कम है। देखो महंगाई कितनी है, और पैसे सैलरी बढ़ नहीं रही है। कमिटी ने रिकमेंड किया कि वेजेस को कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स रूरल के साथ जो है वो लिंक करो। और मनरेगा गाइस एक ऐसी स्कीम है जो गांव क्षेत्रों के सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का बैकबोन है, लाइफलाइन है, और इसलिए इसमें रिफॉर्म्स की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। तो ये हमने एक डिटेल एनालिसिस जो है वो करी मनरेगा के बारे में, राइट, कि क्या क्या प्रॉब्लम्स इसमें मनरेगा के अंदर हम लोग को देखने को मिली, और किस तरीके से पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने इसको रिजॉल्व करने की बात करी। अब सुनो ध्यान से कि क्या क्या चीज आपको नोट डाउन करनी है। ये नोट डाउन करने की जरूरत नहीं, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने जो है वो दिए रिकमेंडेशंस वगैरह दिए, वो तो आप मेंस में जो है वो डायरेक्टली वो कर सकते हो। आज की डेट में क्या क्या मुद्दे वो चैलेंजेस में लिख लो आप, सिर्फ बुलेट पॉइंट, कि क्या चुनौतियां हैं भैया मनरेगा के लिए के अंदर। तो महंगाई के साथ मजदूरी, महंगाई की जगह मुद्रा फीसदी लिखना अच्छा लगता है, मुद्रा फीसदी के साथ मजदूरी दरों का गलत तालमेल, वेज रेट मिस अलाइंड विद इन्फ्लेशन, सिर्फ इतना लिख दोगे आप, क्लियर हो गया। इसमें जो चीज आपने समझी वो एक वर्ड में आपका क्लियर है ना, सिर्फ बुलेट पॉइंट लिखना है। फिर दूसरा लिमिटेड वर्क डेज, तीसरा आउटडेटेड परमिसिबल वर्क्स, इसमें लिख देना ब्रैकेट में कि इसमें एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, ये दो चीज लिख देना आप, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, ये ब्रैकेट में लिख देना कि ये दैट इज नॉट इंक्लूडेड, कि ये तो इस प्रकार के काम है वो इंक्लूडेड नहीं है, इसलिए आउटडेटेड है इसका वर्क। फिर डिलेड वेज पेमेंट, ये डाल दो आप, सिंपल सी चीज। फिर अनपेड अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, यानी कि ये कहा जाता है कि जो भी रजिस्टर करेगा 15 दिन में उसको काम मिलना शुरू हो जाएगा, अगर नहीं मिलेगा, नहीं मिल रहा है काम,
तो उसको पैसे तो मिलेंगे ही मिलेंगे, तो वो नहीं मिल रहा है। सोशल ऑडिटिंग काफी वीक है ना। ओम्बड्समैन की कमी है, बस इतना लिख दो। और मैंने आपको बोला जो प्रॉब्लम है वही इसका सोल्यूशन है, और वही रिफॉर्म्स के अंदर लाया गया, तो आपको सोल्यूशन लिखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है। अब इसके अलावा जैसे 100 से 150 दिन बढ़ाने की बात करी, तो बहुत बेसिक चीज है, वो तो आपके दिमाग में रहेगा ही, आपको उसके बारे में अलग से लिखने की आवश्यकता नहीं कि अलग फंड एलोकेट करो, ये सब तो आ ही जाएगा अपने आप। जो मेन काम की चीज थी वो मैंने आपको बता दी। और मनरेगा के बारे में तो आप जानते ही हैं, 2005 में ये स्कीम जो है वो लॉन्च हुई है। इसमें ये चीज जरूर ध्यान में रखना है, कई बार प्रीलिम्स में पूछ लेते हैं, ये अनस्किल्ड मैनुअल लेबर की स्कीम है, मतलब इसमें कोई स्किल्ड वर्क नहीं चाहिए, अनस्किल्ड लेबर है ना, अकुशल शारीरिक श्रम की 100 दिन की कानूनी गारंटी देता है। ये एक पॉइंट जरूर ध्यान में रखना, ये प्रीलिम्स में कई बार पूछ लेते हैं ये लोग। इसमें प्रायोरिटी जो है वो महिलाओं के पार्टिसिपेशन की दी जाती है, और अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस देने की बात की गई, बट जो कि चुनौती है, मिल नहीं रहा है लोगों को, है ना। और सोशल ऑडिट ये प्रमोट कर रहा है, वो भी एक चुनौती है, प्रॉपर हो नहीं रहा है ऑडिट। और आज की डेट में इसको जो है वो लिंक किया गया किसके साथ, सीपीआई एएल के साथ। और रिकमेंडेशन क्या आया है, कौन बताएगा, मैंने भी आपको पढ़ाया ना। रिकमेंडेशन ये आया कि इसको सीपीआई आर के साथ लिंक कर दो, रूरल के साथ। ठीक है, बस यही चीज थी। फिर अपन ने ऑब्जर्व देखो लिखा है ना कि वेजेस को जो है वो रूरल के साथ लिंक कर दो। और अभी जो वेजेस किसके साथ लिंक है ये ध्यान में रखना, सीपीआई एएल। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो मजदूरी दरें जो है वो आज की रेट में जो है वो किससे लिंक्ड है, तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर एग्रीकल्चर लेबर से लिंक्ड है। और रिकमेंडेशन ये है कि इसको सीपीआई रूरल के साथ लिंक कर दो। बस दैट्स इट। क्लियर, पूरे पॉइंट्स अच्छे से, है ना। तो इस तरीके से आपको अपने नोट्स बनाने हैं और दिमाग में पूरी चीज बैठानी है। अब देखो, ये जो टॉपिक मैं बताने जा रहा हूं, बहुत ही ध्यान से इस टॉपिक को आपको जो है वो सुनना है। हम बात करेंगे कि क्या फ्री ट्रेड इंडिया के लिए सही है। कोई मुझे बता सकता है फ्री ट्रेड का मतलब क्या है? कमेंट बॉक्स पर अगर एक लाइन में बस आपको बताना है। तो इसी के बारे में हम लोग जो है वो चर्चा करेंगे। आपने सुना होगा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स यानी कि एफटीए के बारे में। ये एक तरह का गाइस समझौता है, यानी कि एग्रीमेंट मतलब समझौता, जिसमें देश अपने मार्केट्स ओपन करते हैं और दूसरे देश के प्रोडक्ट्स बिना ज्यादा टैक्स के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होते हैं। लेकिन सोचिए, अगर ये समझौते हमारे माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस को और किसानों के लिए नुकसान का सौदा बन जाए तो क्या होगा। आज के इस पर्टिकुलर टॉपिक में हम इसी चीज के बारे में बात करेंगे कि कैसे एफटीए इंडिया के लिए एक ब्लेसिंग के साथ साथ एक चैलेंज भी बन गए। इसमें देखो लिखा तो है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, बट दैट डजंट मीन कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ड्यूटी जीरो हो जाती है, कम होती है कंपैरेटिवली दूसरी कंट्री के मुकाबले जिसके साथ हम एग्रीमेंट करते हैं। जैसे हमने एक किसी एक्स कंट्री के साथ एग्रीमेंट किया एफटीए का, और किसी वाई कंट्री के साथ हमारा एग्रीमेंट नहीं है ना। तो होगा क्या, अब जैसे फॉर एग्जांपल वाई कंट्री के ऊपर हम लोग कस्टम ड्यूटीज 20% लगा रहे हैं, तो हम एक्स कंट्री जिसके साथ हमने समझौता किया है उससे हम 20% ना लेके उससे हम 5% लेंगे, पर लेंगे जरूर, है ना, जीरो नहीं होती है ये। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट डजंट मीन कि आप कस्टम ड्यूटीज को जीरो कर दो, कंपैरेटिवली कम होती है, कंपैरेटिवली। ठीक है, अब आइए इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज के बारे में आप देखेंगे, बट पहले न्यूज समझ लो। तो अभी रिसेंट में इंडियन गवर्नमेंट ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स को लेकर एक बहुत ही चिंताजनक अप्रोच सामने रखी, क्योंकि पास्ट एग्रीमेंट्स ने कुछ सीरियस प्रॉब्लम्स हाईलाइट करी हैं। चाहे वो ट्रेड डेफिसिट हो, ट्रेड डेफिसिट क्या होता है, किसी को पता है, व्यापार घाटा, कि हम एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं, तो ये होता है ट्रेड डेफिसिट, है ना। या डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज का नुकसान हो, तो हमने बहुत, मतलब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में हमने देखा कि यार हमारे यहाँ ट्रेड डेफिसिट हो रहा है, साला इसका फायदा दूसरी कंट्री को मिल रहा है, हमें कम मिल रहा है। और दूसरा, हमारी जो खुद की देसी इंडस्ट्रीज हैं उनको नुकसान पहुंच रहा है। ये क्या बात हुई भाई, फॉरेन कंट्रीज के प्रोडक्ट भरते आ रहे हैं इंडिया के अंदर, लोग फॉरेन प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, इंडियन प्रोडक्ट्स यूज नहीं कर रहे, तो इंडियन इंडस्ट्री बंद हो रही है। तो ये मुद्दा है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का, कि ट्रेड डेफिसिट बढ़ता जा रहा है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस और किसानों के लिए बड़ी प्रॉब्लम बन चुका है। यूरोपियन यूनियन और यूके के साथ नेगोशिएशंस कॉम्प्लेक्स बन चुके हैं। तो यही चीजें हैं। अब सुनो, हम समझते हैं कि एफटीए ने हमें कैसे नुकसान पहुंचाए हैं। पॉइंट नंबर 1,
एक्सपोर्ट सिर्फ 31% बढ़ा और इंपोर्ट 82% तक जंप कर गया। मतलब ट्रेड डेफिसिट, सीधा सीधा व्यापार घाटा। दूसरा, लो यूटिलाइजेशन ऑफ एफटीए। हम जो है वो एफटीए को प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं। इंडिया का एफटीए यूटिलाइजेशन रेट सिर्फ 25% है, जबकि डेवलप कंट्रीज का 70 से 80%। और प्रॉब्लम क्या है? अवेयरनेस और कंप्लाइंस का इशू है, मेन यही है। फिर तीसरा, वीक मैन्युफैक्चरिंग। आसियान और साउथ कोरिया जैसे कॉम्पिटिटर्स हमें पीछे छोड़ रहा है। इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर से रॉ मटेरियल्स पर ज्यादा टैक्स लगता है, कच्चे माल पर ज्यादा टैक्स लगता है और फिनिश गुड्स सस्ते हो जाते हैं। तो प्रॉब्लम ये है कि भाई हम जो माल भेज रहे हैं उस पर, रॉ मटेरियल जो भेज रहे हैं उस पर ज्यादा टैक्स चार्ज हो रहा है, और वहां से जो प्रोडक्ट आ रहा है फिनिश गुड, उस पर कम टैक्स चार्ज हो रहा है। तो इससे नुकसान हमें ही हो रहा है कि नहीं? फिर इसके अलावा एफटीए का सबसे ज्यादा नुकसान किन किन सेक्टर को हुआ, अगर उसके बारे में चर्चा करें हम, तो सबसे पहली बात तो आ रही है हमारी एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। ग्लोबल रीच सिर्फ 16% एमएसएमई की है, यानी कि एक्सपोर्ट मार्केट में एमएसएमई काफी पीछे है। सस्ते इंपोर्ट, चीप इंपोर्ट की वजह से कंपटीशन बढ़ता है। टेक्निकल और फाइनेंशियल इश्यूज के कारण जो है वो कंपीट नहीं कर पाती एमएसएमई, है ना? तो ये इशू है। किसानों की अगर हम बात करें तो सीड सॉवरेनिटी खतरे में है। बीज की अगर हम बात करें उसकी सॉवरेनिटी की, तो वो खतरे में हम लोग को जो है वो देखने को मिल रही है। पेस्टिसाइड्स जैसे नॉन टैरिफ बैरियर्स एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स को रोकते हैं। कंपटीशन से स्मॉल स्केल फार्मर्स का इनकम गिरता है। छोटे किसानों को बेनिफिट नहीं होता, बड़े किसान जिनके पास अच्छी टेक्नोलॉजी सब कुछ है तो उनको फायदा मिलता है, छोटे किसानों को नहीं मिल रहा फायदा। तो अब समझते हैं गवर्नमेंट का प्लान क्या है। तो गवर्नमेंट सबसे पहली चीज तो ये बोल रही है कि आसियान इंडिया ट्रेड एग्रीमेंट को फिर से रिव्यू किया जाएगा। ऑब्जेक्टिव है कि मैन्युफैक्चरिंग और एग्रीकल्चर सेक्टर को प्रोटेक्ट करना है। दूसरा, जो पिछड़े सेक्टर्स हैं, कमजोर सेक्टर्स हैं, उनको प्रोटेक्ट करते हुए मार्केट ओपन करने पर फोकस करना है। यानी कि हम मार्केट तो ओपन करेंगे, बट हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है जैसे कि एमएसएमई और एग्रीकल्चर सेक्टर को प्रोटेक्शन मिले। ये चीजें हैं। तो अब आगे का रास्ता क्या है? तो आगे का रास्ता ये है भैया कि पहला तो ट्रांसपोर्टेशन और डिजिटल टूल से कॉस्ट को रिड्यूस करना पड़ेगा, स्पेशली लॉजिस्टिक को इंप्रूव करना पड़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाना पड़ेगा, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को रीडिजाइन करो, सर्विसेज और हाई टेक प्रोडक्ट्स पर फोकस करो, और मैन्युफैक्चरिंग और एग्रीकल्चर सेक्टर के प्रोटेक्शन के लिए उसको, उसके मार्केट को थोड़ा सा क्लोज करो। रिसर्च एंड डेवलपमेंट बूस्ट करो, जिसे इनोवेशन और हाई वैल्यू प्रोडक्ट पर काम किया जा सकता है। एमएसएमई और फार्मर्स को पॉलिसी डिस्कशन में शामिल करना जरूरी है। और अवेयरनेस प्रोग्राम्स एक्सपोर्टर्स के लिए बेसिकली, है ना, अवेयरनेस प्रोग्राम चलाना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट गाइस एक अपॉर्चुनिटी तो है, बट साथ ही साथ उन्हें अगर केयरफुली हैंडल नहीं किया तो ये दिक्कत बन सकती है जो अभी हमारे लिए बन रही है। और यही चीज आपको इस पूरे टॉपिक के अंदर समझनी थी। अब नोट्स में आपको सिर्फ चैलेंजेस के बारे में जो है वो ध्यान में रखना है, बाकी और कुछ नहीं। अभी आपको एक आइडिया तो लगी गया कि अभी सरकार जो है वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को रिव्यू करने पर फोकस कर रही है, क्योंकि उसके नुकसान क्या है, तो दो नुकसान आप लिख लो। डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को नुकसान पहुंच रहा है, और दूसरा एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, और एग्रीकल्चर सेक्टर, आप ये दो चीज लिख सकते हो। तो इनको सबसे ज्यादा जो है वो नुकसान पहुंच रहा है। अच्छा, एक ट्रेड डेफिसिट का नुकसान है ना, व्यापारी घाटे का नुकसान है। ठीक है, तो देखो ये पॉइंट लिख सकते हो कि किस प्रकार से एफटीए जो है वो अनफेवरेबल होते जा रहे हैं, क्योंकि ट्रेड डेफिसिट हो रहा है। अब ये आंकड़े लिखने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। फिर एफटीए का प्रॉपर यूटिलाइजेशन हम लोग जो है वो नहीं कर पा रहे हैं, राइट, बेनिफिट नहीं मिल पा रहा है एफटीए से प्रॉपर। मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस जो है वो काफी वीक है, फायदा जो है वो उठा रही है दूसरी कंट्रीज, हमारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को फायदा नहीं मिल रहा। फिर कॉम्प्लेक्स सर्टिफिकेशन है, नॉन टैरिफ बैरियर्स हम लोग को देखने को मिलते हैं, कुछ कुछ ऐसे टेक्निकल बैरियर्स होते हैं, कुछ आप कह सकते हैं रूल्स रेगुलेशन, कागजी चीजों में जो है वो हम लोग कमजोर हो जाते हैं, जिससे कि हमारे एक्सपोर्टर्स को नुकसान पहुंचता है। फिर इसके अलावा सर्विस ट्रेड में जो है वो ग्रोथ अच्छी नहीं हो पा रही है। टेक्नोलॉजी और इन्वेस्टमेंट का इशू हम लोग को सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है।
बस ये 6 पॉइंट बस, बुलेट पॉइंट्स बस आप लिख लो, दैट्स इट, उसके अलावा और कुछ नहीं है इसके अंदर। इम्पैक्ट क्या है? एमएसएमई और फार्मर्स को बड़ा नुकसान पहुंचा है इससे, तो ये चीज तो आपने देख ही ली। और इंडिया की अप्रोच यही रहेगी अब कि अब वो फिर से दोबारा से रिव्यू करे पूरी चीजों को, ट्रेड भी बैलेंस करे और साथ ही साथ डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करने पर भी फोकस करे। तो बस यही चीज है, बस बाकी और कुछ नहीं है। सिर्फ चैलेंजेस लिख लो आप, चैलेंजेस इज मोर देन एनफ। जब मेंस में आएगा तो आप ये सब चैलेंजेस का उपयोग जो है वो कर सकते हैं, दैट्स इट। अब गाइस देखो, इस वाले टॉपिक को तो बहुत ही ध्यान से जो है वो सुनना, क्योंकि ये टॉपिक आपकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, और थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो सकता है टॉपिक, बट मैं ट्राई करूंगा बहुत इजी तरीके से आपको समझाने की, जिससे कि आपको तकलीफ जो है वो ना हो और इजी तरीके से चीजें आपको समझ में आ जाए। बैंकिंग का सबसे बड़ा संकट क्या है? एनपीए, यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट। कोई बता सकता है वीडियो को पॉज करके कमेंट बॉक्स पे कि एनपीए क्या है? बैंक लोन माफ, लेकिन पैसे कैसे वापस आएंगे? कई बार बैंक लोन माफ कर देती है, बट रिकवरी कहां से होगी? 9.9 लाख करोड़ रुपीस का घोटाला है गाइस। तो आइए एनपीए की कहानी डिस्कस करते हैं। एक ऐसा टॉपिक जो बैंकिंग सिस्टम के कोर, यानी कि बिल्कुल जड़ से जो है वो जुड़ा है। लोन राइट ऑफ और बैंकिंग चैलेंजेस इंडिया के अंदर क्या है, इस चीज को हम समझेंगे। बहुत ध्यान से सुनना, आराम से, ठंडे दिमाग से। सिर्फ फोकस करो जो मैं समझा रहा हूं उसके ऊपर, बाकी नोट्स तो मैं बाद में लिखवाई देता हूं, आपको पता है। आपको सिर्फ पूरा 100% फोकस जो बोल रहा हूं उस पर करना है। तो लोन राइट ऑफ होता क्या है, पहले ये समझो। लोन राइट ऑफ का मतलब है कि बैंक अपने जितने भी एनपीएस होते हैं, है ना, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, को अपनी बुक से हटा देते हैं। समझ रहे हो? एनपीए क्या होता है ये तो पता होगा शायद आपको, कि किसी व्यक्ति ने बैंक से लोन लिया, अब वो व्यक्ति क्या कर रहा है, बैंक को लोन नहीं चुका रहा है, ना इंटरेस्ट भर रहा है, ना प्रिंसिपल अमाउंट, कुछ नहीं। तो वो क्या हुआ, वो खाता एनपीए हो गया, लॉस। तो जितने भी ऐसे लोन होते हैं एनपीएस, उसको अपनी बुक से हटाना, उसको अपनी एंट्री से हटाना, उसको बोलते हैं लोन राइट ऑफ। इससे बैंक की फाइनेंशियल हेल्थ इंडिकेटर बेटर दिखती है सिर्फ ऑन पेपर, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि बैंक लोन रिकवर नहीं कर सकता। बस अकाउंटिंग पर्पस के लिए इसे हटा दिया जाता है। सिर्फ बैंक को अपनी पोजीशन मार्केट में अच्छी दिखाने के लिए बैंक करती है, बट कहीं ना कहीं बैकग्राउंड में वो लोन रिकवरी की प्रोसेस पर भी काम करती है। ये बात समझ में आई कि लोन राइट ऑफ क्या है? वो चीज आपको क्लियर हुई कि नहीं हुई, पहले ये बताओ। अब सुनो, इस पर क्लैरिटी मिल गई हमें। फैक्ट्स की अगर बात करें तो 2015 से 2024 तक इंडियन बैंक्स ने 12.3 लाख करोड़ के लोन राइट ऑफ किए हैं। सोचो आप, 12.3 लाख करोड़ के लोन हटा दिए अपनी बुक से। और सिर्फ फाइनेंशियल ईयर 2024 में ही 1.7 लाख करोड़ के लोन राइट ऑफ हुए हैं, जो टोटल बैंक क्रेडिट का 1% है। क्या आपको लगता है कि राइट ऑफ बैंक्स के लिए सोल्यूशन है? ऑब्वियसली नो, क्योंकि ये सिर्फ ऑन पेपर दिखा रहा है कि लोन जो है वो, मतलब एनपीए जो है वो बैंक के पास नहीं है, बट एक्चुअल में बैंक बहुत लॉस में रहती है। अब राइट ऑफ के इंपैक्ट्स की अगर हम बात करें कि भाई क्या राइट ऑफ के इंपैक्ट्स हम लोग को जो है वो देखने को मिलते हैं, तो देखो, सबसे पहली चीज तो पॉजिटिव इंपैक्ट इसका ये है कि ग्रॉस एनपीए मार्च 2018 के 11.18% से गिरकर मार्च 2024 तक 2.8% हो गया। मतलब ये बुक्स में दिखाता है कि एनपीए जो है वो क्या हुआ, वो कम हो गया। क्या दिखा रहा है कि एनपीए कम हो गया, बट क्या एक्चुअल में हुआ? तो इसका नेगेटिव इंपैक्ट क्या है कि 8 लाख करोड़ के रिटर्न ऑफ लोन्स भी रिकवर नहीं हुए। मेजर प्रॉब्लम यह है कि बैंक सिर्फ 18.7% रिकवरी कर पाए हैं, जो 1.85 लाख करोड़ रुपीस है। इसका मतलब है 8 लाख करोड़ का लॉस अभी भी अनरिजॉल्व है। अब देखते हैं रिकवरी में क्या चैलेंजेस आते हैं, यह आपको समझना जरूरी है। देखो यार, रिकवरी रेट बस 18.7% है, और विलफुल डिफॉल्टर्स, भले ये जो जानबूझ के डिफॉल्ट कर रहे हैं, इसमें मेजर रोल प्ले करते हैं। कुछ प्रमोटर्स तो देश भी छोड़कर भाग चुके हैं
आपको पता ही है उनके नाम, जो यहां से लोन लेकर देश छोड़ के निकल गए। फिर इसके अलावा ये तो एक इशू हो गया, लोन रिकवरी रेट्स बहुत बहुत कम है ना। फिर एक हम लोग को देखने को मिलता है कि इंसॉल्वेंसी केसेस में डिलेज होता है। दिवालियापन का जो केस होता है ना, इंसॉल्वेंसी, इसमें डिले होता है। कॉम्प्लेक्स लीगल प्रोसेस रिकवरी को स्लो कर देती है। पुअर डॉक्यूमेंटेशन और कोऑर्डिनेशन की कमी रिकवरी प्रोसेस को और मुश्किल बना देती है। तो ये सब इश्यूज हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहा है। अब एनपीए होने के पीछे रीजंस क्या होता है ये पता है आपको? ये भी समझना जरूरी है। डिफेक्टिव लेंडिंग, लोन डिसबर्स करते समय, लोन देते समय प्रॉपर रिस्क असेसमेंट का ना होना। यानी कि आप किसी को लोन दे रहा है बैंक, तो ये चेक नहीं कर रहा कि भाई उसकी इनकम कैपेसिटी कितनी है कितनी नहीं है, उनने अपने टारगेट्स को पूरा करने के लिए लोन दे दिया। फिर दूसरा, क्रेडिट कल्चर का इशू, लोन वेवर, कई बार ऐसा था ना, लोन माफ कर दिया, है ना। तो इस वजह से डिफॉल्टर्स बढ़ रहे हैं। वो इस होप में रहते हैं कि भाई हमारा तो लोन माफ हो जाएगा। और पुराना जो रिकवरी फ्रेमवर्क्स है और इंसॉल्वेंसी में डिले जो है वो रेजोल्यूशन प्रोसेस को और स्लो कर देता है। तो अब बात करते हैं कि सल्यूशन की, भाई कि हम क्या करें ऐसा कि जिससे कि चीजें थोड़ी सी ठीक हो। तो पहले तो यार रिकवरी मैकेनिज्म को हम लोग को मजबूत बनाना बहुत जरूरी है ना। जैसे कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड की अगर हम बात करें, जो जल्दी से जल्दी रिकवरी कर सके, तो उसको हमें मजबूत बनाना जरूरी है। 4R स्ट्रेटेजी को इंप्लीमेंट करना है, जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रिकॉग्नाइजेशन, किसको लोन दे रहे हो पहले रिकॉग्नाइज करो अच्छे से। रेजोल्यूशन, टाइम पर चेक करो कि वो आ रहा है कि नहीं आ रहा, मॉनिटर करना जरूरी है। रिकैपिटलाइजेशन, फंडिंग कंटिन्यूअस है वो होनी चाहिए। और अगर कोई प्रॉब्लम दिख रही है तो सुधार करो, रिफॉर्म। एआई का उपयोग करो, डेटा एनालिटिक्स का उपयोग करो, यानी कि टेक्नोलॉजी का उपयोग करो, जिससे कि चीजें जो है वो और बेटर हो सके, है ना। तो ये चीज है। तो ये चैलेंजेस को हमें ठीक करना बहुत ज्यादा जरूरी है गाइस, क्योंकि लोन राइट ऑफ इज नॉट एट ऑल अ सोल्यूशन। वो तो सिर्फ बुक्स में दिखाता है, बट एक्चुअल में बैंक की हालत जो है वो काफी ज्यादा खराब है। अब एग्जाम के लिए आपको किन चीजों पर फोकस करना है, तो वो मैं आपको क्लियरली बता देता हूं। एनपीए की प्रॉब्लम क्या है ये तो आपको ऑलरेडी जो है पता है ना। तो ये राइट ऑफ्स की प्रॉब्लम एक बहुत बड़ी हम लोग को देखने को मिलती है। पब्लिक सेक्टर बैंक्स का 53% राइट ऑफ पिछले 5 सालों में देखने को मिला, जो 6.5 लाख करोड़ रुपीस का है। एनपीए का इशू बहुत बड़ा है। रिकवरी चैलेंजेस जो है वो, लो रिकवरी रेट्स, हमारे पास बिल्कुल डिफॉल्टर्स मिल जाते हैं जो जानबूझ के जो है वो डिफॉल्ट कर देते हैं, ये बड़ा इशू है। लोन राइट ऑफ के मैकेनिज्म जो है वो यही है कि अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस और फिर टेक्निकल राइट ऑफ्स, ये बैंक की बस उसमें लिख देते हैं, एंट्री करवा देते हैं कि भाई हमारे यहाँ पर एनपीए नहीं है, सिर्फ दिखाने के लिए, बट एक्चुअल में उनके पास एनपीए बहुत ज्यादा होता है। बाकी ये टॉपिक मेनली जो है वो समझने का था, अंडरस्टैंडिंग का था। इसमें अभी के लिए आई डोंट थिंक कि आप नोट्स बनाओ, ऐसा मुझे कुछ लग नहीं रहा है कि अभी के लिए नोट्स बनाने लायक। ये लिख लो जरूर, 4R स्ट्रेटेजी, बैंकिंग रिफॉर्म्स की 4R स्ट्रेटेजी लिख लो आप। रिकॉग्नाइजेशन, रेजोल्यूशन, रिकैपिटलाइजेशन और रिफॉर्म्स। ये हिंदी में भी 4R ही लिखना आप, ये ठीक है, यही वाले आर लिखना। हिंदी में अगर लिख रहे हो तो ये पहचान, समाधान, पुनर्पूंजीकरण और सुधार, ये लिख सकते हो, बट ये 4R में यही लिख रहे हो तो ज्यादा बेटर है। ठीक है। एआई का इस्तेमाल किया जाए, वो सब चीजें तो आप आपके उसमें आ जाएंगी, मेंस में फ्लो फ्लो में आप लिख दोगे। बाकी अभी के लिए समझना आपके लिए जरूरी था कि ये लोन राइट ऑफ क्या होता है। चाहो तो लोन राइट ऑफ की डेफिनेशन एक और लिख सकते हो कि ये लोन राइट ऑफ जो है वो क्या है। ये आ, ये राइट ऑफ में ब्रैकेट में जो है वो लिख दो बस कि लोन राइट ऑफ का मतलब यही होता है कि बैंक अपनी बुक्स में जो है वो एनपीए को जो है वो कम दिखाता है, बट एक्चुअल में रियलिटी में एनपीए ज्यादा होता है। बस। ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे बढ़ेंगे। अब एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो देश की एनर्जी सिक्योरिटी, फेडरलिज्म और एनवायरमेंट तीनों को अफेक्ट करता है। द ऑयल फील्ड्स रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट अमेंडमेंट बिल 2024। क्या यह बिल पर्यावरण और संघवाद यानी कि फेडरलिज्म और एनवायरमेंट पर भारी भारी पड़ेगा?
तेल के क्षेत्र पर यह नया कानून आया है और अब बताया यह जा रहा है कि राज्यों के अधिकार खतरे में हैं। नए तेल के कानून से जो प्राइवेट कंपनीज हैं इनकी एंट्री आसान होगी क्या? तो ये पूरे सवालों के जवाब अभी आपको मिलने वाले हैं, तो ध्यान से सुनना। ये बिल अभी रिसेंटली राज्यसभा से पास हुआ है और इसमें नए प्रोविजंस के साथ कुछ चिंताएं भी हैं जो आपको समझना एग्जामिनेशन के लिए बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले समझते हैं कि ये बिल जो है वो क्या है, तो और क्यों लाया गया है। तो इस बिल का मेन ऑब्जेक्टिव है डोमेस्टिक पेट्रोलियम प्रोडक्शन को बूस्ट करना, यानी कि हमारी कंट्री में पेट्रोलियम का प्रोडक्शन हम बढ़ाएं और इंपोर्ट्स पर डिपेंडेंसी कम करना। इसके थ्रू प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को एनकरेज किया जा रहा है, लेकिन साथ ही चिंता भी उठ रही है फेडरलिज्म और एनवायरमेंट को लेकर, संघवाद और पर्यावरण को लेकर। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है। तो बिल के इंपॉर्टेंट प्रोविजंस क्या है? पहला, मिनरल ऑयल की डेफिनेशन जो है वो एक्सपैंड की गई। इस बिल में मिनरल ऑयल्स की डेफिनेशन ब्रॉड की गई है। अब इसमें पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, कोल बेड मीथेन और शेल गैस या शेल ऑयल को भी इंक्लूड किया गया है, लेकिन कोल और लिग्नाइट को एक्सक्लूड किया गया है, जो अब माइंस एंड मिनरल्स एक्ट 1957 के अंडर गवर्न की जाएंगी। तो आपने क्या देखा, मिनरल ऑयल्स मतलब हर प्रकार के ऑयल, कोल और लिग्नाइट को छोड़कर। पेट्रोलियम लीज की अगर हम बात करें, पहले जो टर्म था माइनिंग लीज, उसे रिप्लेस करके पेट्रोलियम लीज किया गया है। अच्छी बात यह है कि जो एग्जिस्टिंग लीज को प्रोटेक्ट किया गया है और कोई नुकसान नहीं होगा इससे। अब इसके बाद प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को इनकरेज किया गया। प्राइवेट कंपनीज को ऑयल फील्ड डेवलपमेंट में इनकरेज किया जा रहा है। साथ ही क्रिमिनल पेनाल्टीज को हटाकर फाइनेंशियल फाइन्स इंट्रोड्यूस किए गए कि कोई अगर नुकसान होता है तो पैसा भरो और आगे बढ़ो, क्रिमिनल चार्ज नहीं लगेगा, है ना, पेनाल्टीज लगेंगी। पहले 1 लाख रुपए पेनाल्टी लगती थी, जो अब बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दी गई। अगर उल्लंघन कंटिन्यू रहा तो डेली डेली फाइन 10 लाख रुपए तक लगेगा, डेली फाइन। फिर इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अब ज्यादा पावर है लीज और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए। यानी कि किसी कंपनी को अगर लीज बढ़ानी है, अलॉट करनी है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट अब पूरा उस पर कंट्रोल करेगी और एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए भी सेंट्रल गवर्नमेंट ही फैसला जो है वो लेगी। फिर इसके बाद हम लोग को देखने को मिल रहा है कि डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, यानी कि कोई भी अगर विवाद होता है, इसको सॉल्व करने के लिए जॉइंट सेक्रेटरी रैंक ऑफिसर अपॉइंट किया जाएगा, यानी कि एक टॉप क्लास आईएएस ऑफिसर। और अगर इशू सॉल्व ना हो तो पीएनजीआरबी ट्राइब्यूनल के पास अपील करने का ऑप्शन है, यानी कि पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस बोर्ड, रेगुलेटरी बोर्ड जो हम लोग को देखने को मिलती है ना, ये एक्ट 2006 के तहत है। तो उसके तहत एक अपीलेट ट्राइब्यूनल भी जो है वो रखा गया है, यानी कि अगर जॉइंट सेक्रेटरी मामले को सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तो फिर ये कोर्ट में जो है वो मामला जाएगा, अपीलेट ट्राइब्यूनल, पेट्रोलियम नेचुरल गैस बोर्ड। अब बात करते हैं उस पॉइंट के बारे में जिसको लेकर सबसे ज्यादा चिंता है। पहला तो माइनिंग लीज को रिप्लेस करने से स्टेट्स के टैक्सेशन अधिकार कम हो सकते हैं, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चला गया पूरा अधिकार। ये स्टेट और सेंटर के बीच ज्यूरिसडिक्शनल टेंशन क्रिएट कर सकता है, यानी कि क्षेत्र अधिकार का मुद्दा बना सकता है। फिर प्राइवेट सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट, प्रॉफिट ज्यादा वो करते हैं प्राइवेट सेक्टर में को, तो चाहिए भाई, उनको प्रॉफिट चाहिए, तो सस्टेनेबिलिटी कम हो सकती है, इसलिए ये चिंता है कि कहीं एनवायरमेंट नुकसान में ना चले जाए। क्रिमिनल पेनाल्टी को रिप्लेस कर दिया, तो इसका मतलब साफ ये है कि सामने वाला जिसका पैसा, वो पैसा देके निकल जाएगा, बोलेगा चलो ठीक है मैं नुकसान भी कर रहा हूं तो क्या, वो पैसा तो दे रहा हूं, खिलाई पिलाई तो कर रहा हूं, है। तो वो वाली कहानी हो जाएगी कि एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचा के आप पैसे देके आगे बढ़ो। और पब्लिक वर्सेस प्राइवेट सेक्टर की अगर हम बात करें तो आलोचकों का कहना है कि पब्लिक इंटरप्राइजेस जैसे कि ओएनजीसी को प्रायोरिटी मिलना चाहिए कम्युनिटी वेलफेयर को इंश्योर करने के लिए। तो ये भी एक दिक्कत है, अब प्राइवेट सेक्टर को प्रायोरिटी मिलेगी।
स्टेट के कंट्रोल और रॉयल्टीज को बाईपास करने की कोशिश की जा रही है, जो लीगल चैलेंजेस को जन्म दे सकता है। हो सकता है कि कोर्ट में इस कानून पर स्टे लग जाए। तो बात की बात है। तो अभी के लिए बस आपको एक जनरल सा आइडिया होना चाहिए, इससे रिलेटेड नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि अभी फाइनलाइज नहीं हुआ, जब तक कानून नहीं बनता है कोई बिल, तब तक जो है वो एग्जामिनेशन में पूछा नहीं जाता। बट हाँ, फिर भी आपको आइडिया होना चाहिए कि ये इस प्रकार का बिल आया है और इस बिल में सरकार अब किस चीज पर मेनली फोकस कर रही है ना। तो इसका सोल्यूशन क्या होगा? सोल्यूशन यही है, सेंटर और स्टेट्स के पावर्स को क्लियरली डिफाइन करो। जो प्रॉब्लम्स हैं, जो बिल में लग रहा है कि हाँ यार ये क्लियर नहीं है, उसको क्लियर करो। एक ट्रांसपेरेंट और फेयर रेवेन्यू शेयरिंग फ्रेमवर्क डेवलप किया जाना चाहिए, जिससे सेंटर और स्टेट्स को दोनों को फायदा हो। हर प्रोजेक्ट के लिए स्ट्रिक्ट एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट होना जरूरी है, कि जब तक एनवायरमेंटल क्लियरेंस ना मिले तब तक माइनिंग शुरू मत करो। फिर इसके अलावा एक हाइब्रिड मॉडल अडॉप्ट करना जरूरी है, जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को एनकरेज करे पर पब्लिक सेक्टर के डोमिनेंस भी इंश्योर करे, है ना। तो बैलेंस करना है पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में। लोगों को समझना होगा कि डोमेस्टिक ऑयल प्रोडक्शन कैसे एनर्जी सिक्योरिटी और इकोनॉमिक डिपेंडेंस के लिए जरूरी है। तो पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस पूरे आर्टिकल में हमने किस चीज के बारे में समझा कि आज की डेट में सरकार पेट्रोलियम इंपोर्ट को कम करने के ऊपर और पेट्रोलियम डोमेस्टिक प्रोडक्शन को बढ़ाने के ऊपर फोकस कर रही है। इसमें प्राइवेट सेक्टर को इंकरेज ज्यादा किया गया है और काफी सारी चीजें सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने कंट्रोल में करने की कोशिश की है, जो आलोचना वाली बात यहां पर नजर आ रही है इस पूरे बिल के अंदर। सिर्फ आपको इस टॉपिक को समझना था ध्यान से, होपफुली आपको समझ में आया होगा। बाकी इस टॉपिक से रिलेटेड अभी नोट्स मत बनाओ, जब आगे चल के कभी आएगा, कभी इंपॉर्टेंट लगेगा मुझे, तो मैं आपको खुद से बता दूंगा। नोट्स का मतलब ये नहीं होता कि आप पूरी की पूरी चीजें जो है वो कॉपी करें, एक नई बुक बना दें। नोट सिर्फ उतने होने चाहिए जो आपके एग्जामिनेशन के लिए काम के हो, और बिल्कुल शॉर्ट प्रिसाइज, जिसको आप बाद में एक झटके में रिवाइज कर सको। आपको शायद याद हो तो सैक्रेड ग्रुप्स के टॉपिक को अपन ने दो चार दिन पहले ही डिस्कस किया है। क्या मुझे बता सकते हो कमेंट बॉक्स पे लिख कर कि ये सैक्रेड ग्रुप होते क्या है? देखते हैं कौन बताएगा। तो इसी से रिलेटेड ये आर्टिकल हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहा है, जिसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सैक्रेड ग्रुप जिसको पवित्र वन भी कहते हैं, है ना। काफी यूनिक और इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये गाइस, ये सैक्रेड ग्रुप का, पवित्र वन का। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी हाल ही में एक बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट दिया है, जो सैक्रेड ग्रुव्स की सुरक्षा और उनकी पॉलिसी बनाने की बात करता है। तो ये टॉपिक एनवायरमेंट, कल्चर, गवर्नेंस तीनों के लिए काफी ज्यादा जरूरी है। तो सबसे पहले समझते हैं सैक्रेड ग्रुव्स होते क्या है, इसकी डेफिनेशन। सैक्रेड ग्रुव्स गाइस ऐसे जंगल या बगीचे आप कह सकते हो, जो रिलीजियस और कल्चरल बिलीफ की वजह से लोकल कम्युनिटीज के द्वारा प्रिजर्व किए जाते हैं, प्रोटेक्ट किए जाते हैं। समझ रहे हो? अगर इनके कल्चर की बात करें और कल्चरल और इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस इसका क्या है उसकी अगर बात करें, तो हिंदू ट्रेडिशन के मुताबिक ये प्रकृति की पूजा और को एग्जिस्टेंस को प्रमोट करता है, कि नेचर के साथ हम जो है वो जुड़े हुए हैं, और एक इमोशंस, भाव को जो है वो बढ़ाता है। इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सैक्रेड ग्रूव्स, ये जो बगीचे हैं छोटे छोटे से, जिनकी पूजा की जाती है, जिनको भगवान के समान जो है वो पूजा जाता है, ये बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन, जैव विविधता के संरक्षण के प्रिंसिपल को नेचुरली फॉलो करते हैं। जैसे पेड़ की पूजा करना, शिकार बंद करना, यानी कि जानवरों की पूजा करना, है ना, पेड़ काटने से रोकना, डिफॉरेस्टेशन को रोकना, ये सब चीजें। और इंडिया की बात करेंगे इस, तो इंडिया में लाखों सैक्रेड ग्रूव्स हैं। महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान, केरल में सबसे ज्यादा। अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग नाम है इसके। जैसे आप हिमाचल प्रदेश में देखोगे तो देवबन आपको नाम मिलेगा, है ना। कर्नाटक के अंदर देवा रकाड़ू, देवा रकाड़ू, है ना। फिर इसके अलावा केरल के अंदर काबू। तो ये सब नाम थोड़े ध्यान में रखना। राजस्थान उरान, है ना। वेस्ट बंगाल के अंदर ग्रमथन, आंध्र प्रदेश के अंदर पवित्र वन। तो ऐसी चीज कभी कभी एग्जामिनेशन में पूछी जा सकती है। अब इनके पता है प्रोटेक्शन के लिए हमारे पास ऑलरेडी कानून है, जैसे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। ये कम्युनिटी लैंड्स जो होती है उनको रिजर्व डिक्लेयर करने की पावर देता है। फिर नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988, जो भी कम्युनिटी ड्रिवन फॉरेस्ट कंजर्वेशन को ये प्रमोट करता है, कि भाई कम्युनिटी जो है वो फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करें। फिर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी डायरेक्शन दिए हैं कि नेशन वाइड सर्वे करने को बोला है, कि पूरी कंट्री में सर्वे करो कि कहाँ कहाँ पर सेक्रेट ग्रूव्स है।
और ये कहा है कि इनको काटना ही नहीं है, डिफॉरेस्टेशन को स्ट्रिक्टली मना किया है कोर्ट ने, है ना। तो ये चीजें हैं। और एक बार राजस्थान के राजसमंद डिस्ट्रिक्ट में एक बंजर जमीन थी, पता है, उसको हरा भरा कर दिया इसी कॉन्सेप्ट के थ्रू। तो ये सक्सेसफुल सक्सेसफुल स्टोरी है एक। पिपलांतरी मॉडल जिसको हम लोग बोलते हैं, कभी कभी आ सकता है पिपलांतरी मॉडल। बताइए किससे रिलेटेड है? तो राजस्थान के अंदर ये सैक्रेड ग्रुव से रिलेटेड है। हर एक लड़की के जन्म पर 111 पेड़ लगाना शुरू किया गया, पता है आपको, हर एक लड़की के जन्म पर। ये इसका पिपलांतरी मॉडल का कुछ फीचर है। नीम, शीशम, मैंगो जैसे इंपॉर्टेंट पेड़ जो है वो लगाए गए। तो रिजल्ट क्या हुआ? वाटर टेबल 800 से 900 फीट ऊपर आ गया। लोकल इनकम और एजुकेशन इंप्रूव हुई। फीमेल फिटिसाइड भी रिड्यूस हुई। तो इस तरह के कंजर्वेशन और डेवलपमेंट मॉडल का रेप्लिकेशन हमें पूरे देश में करना होगा। और ये काफी अच्छी प्रैक्टिस है गाइस। और यही एज अ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर इन फ्यूचर आप यही सब प्लान पॉलिसी जो है वो तैयार करोगे। तो हमें सेक्रेड ग्रुव के लिए एक बहुत ही मजबूत फ्रेमवर्क तैयार करना जरूरी है। लोकल कम्युनिटीज को सशक्त करना जरूरी है, बताना उनको जरूरी, कम्युनिटी का इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी है। पिपलांतरी मॉडल जैसे इनिशिएटिव को रेप्लिकेट करना चाहिए। और स्टूडेंट्स और कम्युनिटी में अवेयरनेस बढ़ाना जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट। तो सेक्रेड ग्रुव्स गाइस सिर्फ फॉरेस्ट नहीं, बल्कि ये हमारे कल्चर और प्रकृति की एक डिवाइन लेगेसी है। तो ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के लिए, राइट। अब देखो इसमें क्या क्या चीज बहुत जो खास काम की है, वो तो इसकी डेफिनेशन सबसे पहले तो, है ना, कि सेक्रेड ग्रुव्स जो है वो क्या होते हैं। ये पूरी की पूरी डेफिनेशन पवित्र वन की जो है वो आप ध्यान में रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वर्जिन ट्रैक्ट्स है फॉरेस्ट के, ट्रेडिशनली प्रोटेक्ट किए जाते हैं लोकल कम्युनिटीज के द्वारा अपने रिलीजियस और कल्चरल बिलीफ के लिए। अंडरलाइन कर लेना, रिलीजियस और कल्चरल बिलीफ, धार्मिक और सांस्कृतिक मान्यता, है ना, बस। फिर इसके अलावा कितने हैं? तो यार मिलियंस हैं, ये सब ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है, 1 लाख 1.5 लाख इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर उसके बाद फिर यहां पर आ जाओ आप, ये अलग अलग रीजन में इसके अलग अलग क्या नाम है। चूज द करेक्ट पेयर, मैच द फॉलोइंग में पूछा जा सकता है, ये पूरे लिख लेना, ABCDEF। फिर ये सेक्रेड ग्रुप्स को प्रोटेक्शन कहाँ से मिली है? तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988। फिर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स लिखना चाहते हो लिख लो, बाकी ये दोनों लिखना जरूरी है। सिर्फ सिर्फ बुलेट पॉइंट लिख लो कि ये कानून के तहत सेक्रेड ग्रुप्स को हम लोग प्रोटेक्ट करते हैं। अब ये स्टार मार्क लिख लेना, ये एग्जाम में आ सकता है। पिपलांतरी मॉडल, पिपलांतरी मॉडल ये राजस्थान का है, ठीक है। राजस्थान की डिस्ट्रिक्ट भी लिख लेना, स्टेट PSC कभी कभी डिस्ट्रिक्ट पूछ लेती है। जहां पर बंजर जमीन जो है उसको ट्रांसफॉर्म कर दिया हमने हरे भरे बगीचों में। और ये भी लिख देना कि ये प्रथा चलाई कि 111 पेड़ लगाएंगे जब भी एक बच्ची गांव में जन्म लेगी। तो फीमेल फीटिसाइड भी इससे रोका। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए कंट्रीब्यूशन देखो कितना बढ़िया देखने को मिला, है ना। 4 मिलियन 40 लाख से ज्यादा पेड़ लगा चुके हैं लोग, नीम, शीशम, मैंगो, आंवला वगैरह के, है ना। इससे वाटर टेबल राइज हो गया, वो सब तो आपको पता ही है यार। लोकल क्लाइमेट जो है वो 3 से 4 डिग्री कूल हो गया। तो ये लिखने की जरूरत नहीं, तो बहुत बेसिक चीज है ये, तो आपको ये नहीं लिखना है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने रिकमेंडेशन दी है कि सर्वे करो, मैप करो, लीगल प्रोटेक्शन दो सेक्रेट ग्रुप्स को, कम्युनिटी को इन्वॉल्व करो, मॉनिटर करो प्रॉपर टाइम पर। और हमें भी इस प्रकार की पॉलिसी एक नेशनल लेवल पर जो है वो बनानी चाहिए, लोगों को इन्वॉल्व करना चाहिए, एजुकेट करना चाहिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट मॉडल्स पर काम करना चाहिए, बस दैट्स इट। ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक, होपफुली आपको दिमाग में अच्छे से बैठ गया होगा पूरा टॉपिक, है ना। अब देखो ये एक क्वेश्चन है आपके सामने, बट पहले जो मैं बता रहा हूं वो सुनो, उसके बाद फिर इस क्वेश्चन का आंसर बताना। अब एक ऐसे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन की बात करेंगे जो म्यूचुअल फंड्स और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के बीच का परफेक्ट बैलेंस है, और यह है स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड, यानी SIF। इन्वेस्टमेंट्स वगैरह आप लोग करते होंगे, फाइनेंशियल बैकग्राउंड से होंगे, तो आपने SIF सुना होगा जरूर। तो ये टॉपिक आपके GS पेपर 3 के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आओ डिस्कस करते हैं। तो SIF एक तरह का पूल्ड इन्वेस्टमेंट व्हीकल है। इसका मतलब इन्वेस्टर्स अपना पैसा एक साथ लगाते हैं और फिर उसे एक एक्सपर्ट टीम मैनेज करती है। यहां तक सिंपल है ना। तो आगे बढ़ते हैं, समझ में आया कि SIF क्या है? स्पेशल इन्वेस्टमेंट फंड, कि आपने पैसा लगा दिया
और आपके पैसे को मैनेज कौन करेगा? एक स्पेशल टीम, एक्सपर्ट टीम। मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इसका थ्रेशोल्ड 10 लाख रुपए है, लेकिन कुछ मान्यता प्राप्त यानी कि एक्रेडिटेड इन्वेस्टर जो होते हैं, इनके लिए यह अमाउंट और भी कम हो सकता है। एक्रेडिटेड इन्वेस्टर्स कौन होते हैं? तो सिंपल भाषा में बोलें तो ऐसे लोग या इंस्टीट्यूशन जो फाइनेंशियल नॉलेज और रिसोर्सेज रखते हैं, जिनके पास गवर्नमेंट सर्टिफिकेशन है। एसआईएफ इन्वेस्टर्स के लिए 3 तरह की स्ट्रेटजीज ऑफर की गई हैं। पहली है ओपन एंडेड फंड्स। इसमें आप किसी भी समय इन्वेस्ट कर सकते हैं और अपना पैसा निकाल भी सकते हैं। म्यूचुअल फंड्स की तरह फ्लेक्सिबल ये होते हैं। दूसरा है क्लोज एंडेड फंड्स। ये फंड्स फिक्स्ड पीरियड के लिए होते हैं। आप सिर्फ शुरुआत में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और मैच्योरिटी के बाद ही पैसा मिलेगा, और ये पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज जैसा है। और तीसरा है इंटरवल फंड्स। नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये फंड्स फिक्स्ड इंटरवल पर ओपन होते हैं, इन्वेस्ट करने और पैसे निकालने के लिए। ये दोनों ओपन और क्लोज एंडेड का हाइब्रिड वर्जन है इंटरवल फंड। अब समझते हैं एस आई एफ की यूएसपी क्या है, यानी कि यूनिक सेलिंग पॉइंट, क्यों बिक रहा है ये इतना, क्यों लोग इस पर ज्यादा इंटरेस्टेड है। तो ये एक तरह का गैप फिल कर रहा है, एक ब्रिज बना रहा है म्यूचुअल फंड्स और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज के बीच। म्यूचुअल फंड्स जैसे डाइवर्सिफाइड और एक्सेसिबल फीचर्स यहां हैं इसमें, एसआईएफ में। और ये पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज जैसे कस्टमाइज और एक्सक्लूसिव सर्विस भी इसमें मिलती है। मतलब अगर आप एक डिसिप्लिन इन्वेस्टर है, यानी कि रेगुलर बेसिस पर इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो ये आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है एसआईएफ। तो इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि सिविल सर्विसेज की स्पेशली पॉइंट ऑफ व्यू से, जितने पॉइंट्स मैंने आपको बताए सिर्फ उतने ही आपको ध्यान में रखना है कि एसआईएफ क्या है भाई। तो एक प्रकार का इन्वेस्टमेंट फंड है जिसका मिनिमम थ्रेशोल्ड 10 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट का है, बट उससे कम भी हो सकता है ना। ये जरूरी नहीं है कि बिल्कुल मिनिमम इतना ही है, एक्रेडिटेड इन्वेस्टर्स के लिए और कम हो सकता है। और इसके अलावा हमने क्या देखा, म्यूचुअल फंड और ये जो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज पीएमएस जो होता है ना, उसके उसका मिक्स है ये। आप ये कह सकते हो, यानी कि दोनों सर्विसेज में मिलेंगे आपको। तो बस यही था पूरा टॉपिक, और इतना ही बस आपको जानना है। और इससे रिलेटेड बताओ जरा इसका क्या हुआ, कमेंट बॉक्स में आंसर। अब देखो एक और बड़ा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक सामने आया है। अब बताया जा रहा है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो है वो कोलेट्रल फ्री लोन जो है वो इंक्रीज किए हैं किसानों के लिए। मुझे कमेंट बॉक्स पे लिखकर बताओ कोलेट्रल फ्री लोन की डेफिनेशन क्या है। सो हम बात इसी के बारे में करेंगे, पहले ध्यान से सुनो फिर इसका आंसर देना। आरबीआई के नए कोलेट्रल फ्री लोन की लिमिट के बारे में ये टॉपिक है। सबसे पहले समझते हैं कोलेट्रल फ्री लोन का मतलब क्या है। होपफुली आपने काफी सारे लोगों ने आंसर लिख दिया होगा। ये वो लोन है जो बिना किसी सिक्योरिटी या गारंटी के लिए के दिया जाता है। जनरली आप बैंक में जाते हो तो बैंक क्या बोलता है, भाई आपके पास मकान है, गिरवी रखो यहाँ पे। आपके पास कोई और दूसरी प्रॉपर्टी है तो उसको जमा करो। बट कुछ ऐसे लोन होते हैं जो कोलेट्रल फ्री, जिसमें आपको अपना एसेट जमा नहीं करना पड़ता। तो किसानों के लिए लोन बहुत ही हेल्पफुल होता है, क्योंकि उन्हें अपनी प्रॉपर्टी या एसेट गिरवी रखने की जरूरत नहीं पड़ती। रिसेंट में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कोलेटरल फ्री लोन की लिमिट 1.6 लाख से बढ़ाकर 2 लाख कर दिया है। इसका मतलब है कि अब किसानों को और ज्यादा फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगा बिना किसी एक्स्ट्रा पेपर वर्क के। यह डिसीजन हमारे किसानों की इनकम को डाइवर्सिफाई करने के लिए एक मेजर स्टेप है। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करना, ये लोन सिर्फ खेती के लिए ही नहीं बल्कि एलाइड एग्रीकल्चर एक्टिविटीज जैसे कि पोल्ट्री फार्मिंग, डेयरी और फिशरीज के लिए भी दिया जाएगा। मतलब ये स्टेप किसानों की इनकम को एक जगह से बढ़ाकर मल्टीपल सोर्स तक ले जा सकता है। एक और जबरदस्त स्कीम है जो किसानों के लिए काफी बेनिफिशियल है, वो है मॉडिफाइड इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम। इस स्कीम के अंडर किसानों को 3 लाख रुपए तक का लोन सिर्फ 4% के इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट पर मिलता है। आप खुद सोचिए कि यह कितना बड़ा बूस्ट होगा उसके लिए जो नए आइडियाज इंप्लीमेंट करना चाहता है और उसके पास पैसे नहीं है, तो वो पैसे 4% रेट पर जो है वो उठाकर बढ़िया अपना बिजनेस जो है वो शुरू कर सकता है, या एलाइड एक्टिविटीज को जो है वो एक्सपैंड कर सकता है। तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये।
जो आपको ध्यान में रखना है, जो मैंने आपको बताया, आप ट्राई करो इस क्वेश्चन का जो है वो करेक्ट आंसर जो है वो देने की, कि क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। और इसके अलावा देखो, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का ही ये जो टॉपिक मैंने आपको बताया है, उसी से रिलेटेड एक मेंस का क्वेश्चन भी है। इस क्वेश्चन को आपको 120 वर्ड्स में जो है वो लिखना है, 120 से 150 वर्ड्स में, है ना। ट्राई करिएगा लिखने की। और बस आज के लिए इतना ही था गाइस। अब मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे। जय हिंद गाइस।